हेलो स्टूडेंट। अभी हम आपको तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने आपको तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास में धातु और अधातु में वर्गीकरण को बताया है। दूसरा जो है वो है संयुक्ता के आधार पर। इस दोनों को मैंने करा दिया है। यदि आप उसे नहीं देखें तो पहले उसे देख लीजिए। फिर अभी हम आपको डबरेनर के त्रियक नियम के बारे में बताएंगे और न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के बारे में। देखिए, इन्होंने भी तत्वों को आवर्ती वर्गीकरण का प्रयास किया, लेकिन इनमें भी बहुत सारे दोष पाए गए, जिसके कारण ये भी अधिक दिनों तक नहीं चला। तो सबसे पहले आते हैं, हम देखते हैं डोबरेनर का त्रियक नियम। डोबरेनर का त्रियक नियम क्या था? देखिए, डोबरेनर का त्रियक नियम देखिए, इसको याद भी रखना बहुत आसान है। आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। डोबरेनर जी जो थे, वो उनका कहना था कि यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो मध्यवर्ती तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनारे वाले शेष दोनों तत्वों के द्रव्यमान का औसत होता है। नहीं समझे? एक बार फिर से। यदि उनके अनुसार डोबरेनर का त्रियक नियम कहता है कि यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो मध्यवर्ती तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो होगा किनारे वाले शेष दोनों तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। देखिए, इसके हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम तत्व ले लिए हैं। चूँकि यहाँ पे ये त्रियक नियम है, तो इसमें तीन तीन तत्वों का ही समूह होगा। तो इसमें तीन तीन तत्वों के समूह करके इसमें बताया गया है। ऐसे डोबरेनर जी द्वारा इस ज़्यादा समूह दिए ही नहीं गए, 3 ही समूह दिए गए थे। अभी हम तीनों समूह के बारे में जानेंगे। देखिए, पहला जो समूह था उसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को लिया गया था। तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7 है, सोडियम का 23 है, पोटेशियम का 39 है। इनके अनुसार क्या था कि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाएंगे तो मध्य वाला तत्व जो होगा सोडियम, इसका परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो इस दोनों किनारे वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। देखिए, जैसे हम इसका औसत निकालना तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। औसत कैसे निकालते हैं कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। हमें यदि लिथियम और पोटेशियम का निकालना हो औसत, तो कैसे निकालेंगे? इसके द्रव्यमान का औसत निकालेंगे। 7 और 39 को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। यहाँ लिथियम और पोटेशियम 2 ही हैं, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है, आगे देखिए। जैसे देखिए, यहाँ पे जो हमने किया है लिथियम और पोटेशियम को लिया गया है। लिथियम और पोटेशियम को क्या देखते हैं यहाँ से हम कि लिथियम और पोटेशियम के द्रव्यमान का औसत कितना निकल जाएगा। यहाँ देखिए, 7 + 39 और 2 से भाग दे दिए, यानी कि दोनों का द्रव्यमान का योग बटे 2, यानी कि कितना हो गया 23। 23 किसका द्रव्यमान होता है? सोडियम का। तो देखिए, इससे पहले जो हमने आपको बताया है कि डोबरेनर त्रियक के नियम के अनुसार कि यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो मध्य वाला तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा शेष दोनों किनारे वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। तो 7 और 39 को जोड़ के कितना होता है? तो 46 होता है, और 46 का औसत 23। तो इस प्रकार से डोबरेनर का त्रियक नियम आपको आसानी से याद भी रहेगा। आगे देखते हैं।
आगे क्या है कि देखिए इसमें 3 ही समूह बनाए गए थे। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि सोडियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। अब देखिए दूसरा समूह जो है कुछ इस प्रकार से है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस दूसरा समूह जो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और इस प्रकार से तीसरा समूह जो है वो है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। देखिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इससे पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आप इसको याद रखिए। इसके समूह में कौन कौन से तत्व से त्रिक नियम बनाया गया था, मतलब त्रिक बनाया गया था। जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक था वही लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। आगे देखिए इनकी विशेषताएं क्या है, त्रिक नियम की विशेषताएं। इस नियम से इस नियम से तत्वों को क्रमबद्ध इस नियम से तत्वों में क्रमबद्धता पाई जाती है। क्रमबद्ध यानी कि एक के बाद एक तत्व, जिससे तत्व को क्रियाशीलता श्रेणी में सजा सकते हैं। जिससे तत्व को क्रियाशीलता श्रेणी में सजा सकते हैं। जैसे कि देखिए हम आपको यहाँ पे 2 उदाहरण 2 और 3 में क्रियाशीलता श्रेणी में पहले से सजा दी है। और इससे पहले आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को भी सजा सकते हैं। कैसे सजाएंगे? लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम। इसको आप देखिए पोटेशियम से ज़्यादा कम क्रियाशील होता है सोडियम, और सोडियम से कम क्रियाशील लिथियम। तो आप इसको इस प्रकार से सजा सकते हैं कि इससे अधिक क्रियाशील लिथियम से अधिक क्रियाशील सोडियम हो गया, और सोडियम से अधिक क्रियाशील पोटेशियम हो गया। इस प्रकार से आप इसे सजा सकते हैं। दूसरा क्या था? दूसरा विशेषता तिर्यक नियम का था कि इस नियम से तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके द्रव्यमान में उनके गुणों में संबंध पाई जाती है। परमाणु द्रव्यमान और उनके गुणों में संबंध पाई जाती है। इसमें देखिए दोष भी थे। इनके जो प्रमुख दोष थे, इसको वो जो थे इस नियम के अनुसार सभी तत्वों को शामिल नहीं किया। सबसे बड़ा दोष यही था कि इस नियम के अनुसार, तिर्यक नियम के अनुसार जितने भी तत्व थे सभी को शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है बहुत आसान, आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। यदि हम बोले इसे कि संगीत सीखना जैसा ये आसान है, तो बिल्कुल सही है। देखिए क्योंकि न्यूलैंड्स जी ने इसे संगीत पर ही आधारित करके बताया था, इसीलिए आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। इन्होंने बताया था, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम बताता है कि यदि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए, यदि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर 8वें तत्व के गुण जो होंगे पहले तत्व के गुण के समान होते हैं। जैसा कि संगीत का 8वां स्वर पहले स्वर के समान होता है। देखिए यदि तत्वों को आप उसके द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो किसी भी तत्व से प्रारंभ करिएगा तो 8वां तत्व जो आएगा उसका गुण और पहले वाले तत्व का गुण दोनों का समान होगा। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि सोडियम से प्रारंभ करने पर 8वां तत्व पोटेशियम आता है, जिसका गुण सोडियम के समान होता है। ठीक है, और जिस तरह से बेरिलियम का ले लीजिए, बेरिलियम का गुण 8वें तत्व मैग्नीशियम के समान होता है। इसको हम आपको देखिए न्यूलैंड्स जी के द्वारा जो दिया गया अष्टक नियम उसी से समझते हैं। देखिए संगीत के स्वर और न्यूलैंड्स द्वारा तत्वों की सजावट किस प्रकार से थी हम आपको अभी बताते हैं, और उनके इस सजावट के आधार पर हम आपको बताएंगे न्यूलैंड्स का नियम। 8 स्वर जो थे अष्ट स्वर कुछ इस प्रकार से थे, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ठीक है, इसका उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा? नी, ध, प, म, ग, रे, सा। हम आपको संगीत नहीं सिखा रहे, दरअसल अष्टक नियम सिखा रहे। देखिए न्यूलैंड्स द्वारा तत्वों की सजावट और उनके परमाणु द्रव्यमान।
इस प्रकार से उन्होंने हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस सबको सजाया था। तो उनका कहना क्या था कि किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर यदि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर, किसी भी तत्व, मान लीजिए यहाँ से हम सोडियम से प्रारंभ कर रहे हैं, सोडियम 1 2 3 4 4 5 6 7 8, तो यहाँ से उन्होंने बोला था कि किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर 8वें तत्व का जो गुण होगा वो पहले तत्व के गुण के समान होगा, यानी कि पहला तत्व का गुण और 8वें तत्व का गुण जो होगा वो समान होगा। यहाँ से सोडियम की संयोजकता भी 1 होगी और पोटेशियम की 1 होगी। इस प्रकार से उन्होंने इसको बताया था। एक दूसरा उदाहरण लें, जैसे मान लीजिए यदि हम लेते हैं बेरिलियम का, तो बेरिलियम से स्टार्ट करेंगे तो ये होगा 1, ये 2, ये 3, यदि बेरिलियम से स्टार्ट करें हम, यहाँ ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4, ये 5, ये 6 होगा, ये 7 और ये 8। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि यहाँ बेरिलियम का गुण जो होगा किसके समान होगा, मैग्नीशियम के समान होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अष्टक नियम के दोष। अष्टक नियम के दोष देखिए, अष्टक नियम में भी दोषें पाई गई। क्या क्या दोष थे, प्रमुख दोष, उसको हम देख लेते हैं यहाँ से। अष्टक नियम के जो दोष थे वो इस प्रकार से थे कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम हल्के तत्वों के, मतलब कैल्शियम तक के ही लिए लागू होता है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम हल्के तत्व कैल्शियम तक के लिए ही लागू होता है, भारी तत्वों के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है। दूसरा क्या था कि इसका दोष, न्यूलैंड्स का अनुमान था कि प्रकृति में 56 तत्व ही होते हैं। जब तक न्यूलैंड्स जी थे तब तक 56 तत्व ही ज्ञात थे। यहाँ से यही तात्पर्य है कि उन्होंने माना था कि और भी तत्व का खोज आगे चलकर नहीं होगा। तो न्यूलैंड का अनुमान था कि प्रकृति में सिर्फ 56 तत्व ही होते हैं, आगे चल कर तत्वों का आविष्कार नहीं होगा। ठीक है, दूसरा यह दोष था। तीसरा क्या था कि न्यूलैंड्स ने कुछ असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा, जिसका गुण समान नहीं था उसको एक साथ रखा, जबकि समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा। जैसे क्या किया उन्होंने कि कोबाल्ट और निकेल को फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रखा। कोबाल्ट और निकेल को किसके साथ, फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रखा गया, जबकि इनके गुण बिल्कुल भिन्न थे, जबकि इनके गुणों में भिन्नता है। वहीं पर आयरन को कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा गया, जबकि इनके गुणों में समानता है। इस प्रकार से ये भी एक प्रकार का दोष पाया गया। चौथा दोष क्या था यहाँ पर, चौथा दोष था अक्रिय गैस का आविष्कार हो जाने पे। उस समय तक चूँकि अक्रिय तत्व का खोज नहीं हुआ था, इसीलिए उन्होंने मान लिया कि 8वें तत्व का गुण जो है पहले तत्व के गुण के समान होता है। लेकिन जब अक्रिय तत्व का खोज हो गया तब ये 9वां तत्व होने लगा। देखिए, अक्रिय गैस का आविष्कार हो जाने पर नवम तत्व प्रथम तत्व के गुण वाला होता है, न कि 8वां तत्व। इस प्रकार से ये भिन्नता पाई गई। इस प्रकार से क्या हुआ कि ये भी वर्गीकरण, यह नियम बहुत दिनों तक नहीं चला। आगे चल के फिर मेंडलीव अपने नियम को लेके आते हैं, जिसको हम कहते हैं आवर्ती वर्गीकरण। यदि हमें पूछा जाए कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास किसने किया, तो मेंडलीव। किसने किया, मेंडलीव जी ने ही सर्वप्रथम, क्योंकि आधार इसका कौन रखा, इसका आधार तो न्यूलैंड्स जी ने ही रखा। सारे गामा पौधा निशा यानी संगीत के स्वर पे। इसमें देखिएगा आवर्त में भी है और वर्ग में भी है। तो चलिए हम अगले क्लास में हम आपको बता देंगे
इसके बारे में भी जो आपका बच रहा है, कौन कौन बच रहा है, वो आपका बच रहा है मेंडलीव। देखिए मेंडलीव का आवर्त नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेंडलीव के आवर्त नियम से ही हम अभी जो पढ़ रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, क्योंकि इनमें जो दोष थी उस दोष को दूर कर दिया गया किसके सहारे, आधुनिक आवर्त सारणी के सहारे, मोसले जी के द्वारा। तो देखिए यहाँ से इस दोनों को तो अवश्य ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट